गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, नाउ वी कंटिन्यू अवर चैप्टर 5 और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इससे पहले मैंने अभी आपको रेखीय गति और कोणीय गति के बारे में कंपैरिजन बताया था, उनकी इक्वेशंस बताई थी। अब उन्हीं इक्वेशन से रिलेटेड यहाँ पर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिनमें फर्स्ट क्वेश्चन आपका है कि 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान के कण की गति आपको दे रखी है, m इक्वल्स टू दिया हुआ है आपको 0.1 kg और कण की गति की जो समीकरण है वो है आपकी y इक्वल्स टू 0.3t प्लस 4.9 t स्क्वायर। यह तो कण की गति के समीकरण है और ये आपका द्रव्यमान है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इस कण पर लगने वाला बल ज्ञात कीजिए। तो आपको सबसे पहले यहां पर बल निकालना है। तो यहां अगर हम बल की बात करते हैं तो बल का जो फॉर्मूला होता है वो बल का फॉर्मूला क्या होता है, F इक्वल्स टू m यही होता है। ठीक है, तो यहां पर जो आपको कण की गति की समीकरण दे रखी है y, तो y से आप क्या निकाल लेंगे, सिंपली y से आप निकालेंगे सबसे पहले वेग। तो d बाई डी टी ऑफ y ये आपने किया। ठीक है, तो d बाई डी टी ऑफ y आपने जैसे ही किया तो d बाई डी टी 0.3t प्लस, अच्छा इसको है ना थीटा कर लीजिए। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको थीटा गिवन है। क्या गिवन है, थीटा। तो आपसे जो समीकरण पूछी है बल की, तो वो बल की समीकरण नहीं है, वो बलाघूर्ण की पूछी है। यही मैं बता देता हूं आपको। तो यहां पर जब आप थीटा करेंगे इसको, तो या वाई रहने दीजिए, चलिए वाई रहने दीजिए, इसको फिर हम थोड़ा नीचे चेंज करेंगे। तो वेग निकालते हैं हम सबसे पहले, डी बाई डी टी ऑफ वाई, देन डी बाई डी टी, वाई की वैल्यू हम पुट करते हैं 0.3t प्लस 4.9 टी स्क्वायर। इसको अलग अलग कर लेते हैं हम, 0.3 डी बाई डी टी ऑफ टी प्लस 4.9 डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर। ओके, तो टी का जब अवकलन करते हैं तो वो आता है 1, तो दिस इज 0.3 प्लस इसका जब अवकलन करेंगे तो 4.9 इंटू 2t। ओके, तो वेग आ गया आपका 0.3 प्लस 9.8t, इसको मल्टीप्लाई कर दिया आपने। ठीक है, अब त्वरण निकालना है आपको। तो a, यहां पर इस क्वेश्चन में ओमेगा किया हुआ है तो रॉन्ग है, तो आप जो मेथड में बता रहा हूं आप उसी मेथड से इस क्वेश्चन को थोड़ा करेक्ट कर लें। तो a इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ v, तो यहां पर हम v की वैल्यू पुट कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं इसको। तो यहां हम क्या देख रहे हैं, तो कांस्टेंट क्वांटिटी है 0 हो गई, टी का 1 हो जाएगा, तो दिस इज 9.8। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो अब ए आ गया आपका, एम आपको गिवन है, तो बल निकालना है एम ए, तो 0.1 इंटू 9.8 दैट इज 98 न्यूटन। तो ये आपकी किसकी इक्वेशन आ गई, ये बल की समीकरण आ गई आपकी। ठीक है, तो आपको इसी मेथड से करना है, या ओमेगा अल्फा नहीं आएगा तो आप इस मेथड से कर लें और उस ओमेगा अल्फा वाली जो वैल्यूज है उनको भी चेंज कर लें। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 15 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर, आपको क्या कहा गया है, 15 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से गतिशील 20 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर, 20 किलोग्राम के पिंड पर 15 मीटर पर सेकंड की प्रारंभिक चाल से गतिशील 50 न्यूटन का स्थायी मंदन बल कार्य करता है। तो पिंड को रुकने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो 20 न्यूटन का क्या काम कर रहा है, स्थायी मंदन बल। एक चीज हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक बल तो होता है जो वस्तु की गति को बढ़ाता है, और एक बल होता है जो वस्तु की गति में परिवर्तन करता है। ठीक है, वस्तु की गति को मंद करता है। तो अगर हम मंदन बल की बात करते हैं तो मंदन बल हमेशा विपरीत दिशा में लगेगा, इसलिए मंदन बल की वैल्यू नेगेटिव ली जाती है, ध्यान रखिएगा। तो यहां जो है मंदन बल है इसकी वैल्यू क्या ली जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि वस्तु को क्या कर रहा है, रोक रहा है।
आगे जाने से रोक रहा है, और आगे जाने से रोकने के लिए उसे पीछे की ओर बल लगाना पड़ेगा। दिशा चेंज हुई, बल सदिश राशि है तो दिशा के चेंज होते ही यहाँ कौन सा साइन आ जाएगा, नेगेटिव साइन। ठीक है, तो अब हमें निकालना क्या है, टाइम निकालना है। तो यहां सबसे पहली समीकरण क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस एटी। ठीक है, अब मुझे यहां पर ये देखना है कि क्वेश्चन मुझसे ये कह रहा है कि रुकने में लगा समय, तो रुकने में लगा समय इसका मतलब अंतिम वेग क्या हो जाएगा, शून्य। तो v बराबर तो क्या है, 0। तो यहां से मेरी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, u इक्वल्स टू माइनस एटी, तो t इक्वल्स टू माइनस यू बाय ए, ये समीकरण आ गई मेरी। अब मुझे यहां u तो है लेकिन a नहीं है, तो अब a निकालने के लिए मैं समीकरण क्या काम में लेता हूं, f इक्वल्स टू एम ए। एफ की वैल्यू कितनी है, -20, एम की वैल्यू कितनी है 20, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इस 1 की वैल्यू को मैं यहाँ पुट, ए की वैल्यू को मैं यहाँ पुट करता हूँ, तो यू तो कितना है 15 और ए कितना है -1, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो टी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15 सेकेंड। तो यानी 15 सेकेंड के अंदर वो कण क्या होगा, मंदन की वजह से रुक जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस टाइप के क्वेश्चंस है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस है, या तो सिंपल रेखीय गति से ही हो गए हैं, कोणीय गति कहीं काम आई नहीं है, लेकिन अब आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनमें हम कोणीय गति को भी काम में लेंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक हम लेते हैं यहां पर कि रेखीय और कोणीय राशियों में संबंध कैसे निकालते हैं। संबंध भी देखा जाएगा इनमें कि इनमें संबंध निकाला कैसे जाता है। तो हम नेक्स्ट टॉपिक यहां पर लेते हैं रेखीय वेग तथा कोणीय वेग में संबंध। तो हम संबंध निकालते हैं यहां पर रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध। देखिएगा, सबसे पहले हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ थीटा, ये होता है ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, डी बाई डी टी ऑफ थीटा। थीटा क्या है यहां पर, कोण, और कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। ठीक है, तो यहां से अगर मैं इसका t के सापेक्ष अवकलन करता हूं दोनों तरफ, ठीक है, तो इधर तो डी बाई डी टी ऑफ थीटा क्या बन गया, ओमेगा, और इधर ds बाई डी टी क्या बन गया, वेग, क्योंकि s किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, दूरी या विस्थापन को। तो ये तो हो गया तुम्हारा ओमेगा और ये हो गया तुम्हारा वेग। ठीक है, तो ये तो तुम्हारा क्या हो गया, ओमेगा, और ये बन गया पूरा वेग। तो यहां से जब संबंध निकाला तो v इक्वल्स क्या आ गया, आर ओमेगा। तो v तो है आपका रेखीय वेग और ओमेगा है आपका कोणीय वेग। अगर मैं इसे रेखीय सदिश रूप में लिखता हूं तो सदिश रूप में सोचिएगा ढंग से, ध्यान से, कि ये जो रिजल्ट मिल रहा है ये मेरे को सदिश प्राप्त हो रहा है। वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, वेग सदिश राशि है। तो अगर परिणाम सदिश प्राप्त होता है तो इसका मतलब जो गुणन है वो भी सदिश गुणन है। तो सदिश रूप में जब लिखोगे तो वेक्टर ऑफ v इक्वल्स टू ओमेगा क्रॉस आर। ठीक है, तो ये आपका रेखीय वेग और कोणीय वेग में संबंध हो गया। ठीक, इसके बाद में हम आते हैं रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में क्या संबंध होगा। देखिएगा, रेखीय त्वरण तथा कोणीय त्वरण में संबंध। ठीक है, तो यहां पर हम रिलेशन निकालते हैं किस किस में, रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में। तो हम क्या जानते हैं, अल्फा इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। कोणीय त्वरण क्या होता है, कोणीय वेग में परिवर्तन की दर। ठीक है, तो अल्फा इक्वल्स टू हो गया डी बाई डी टी ऑफ ओमेगा। अब ओमेगा इक्वल्स क्या जानते हो, अगर हम ओमेगा की बात करते हैं तो ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। तो कोणीय वेग का भी संबंध निकाला हमने रेखीय वेग के रूप में, v बाय आर। ठीक है, तो अब दोनों तरफ अवकलन कर देते हैं t के सापेक्ष। बहुत सिंपल है, सबका फॉर्मेट एक ही चल रहा है। अच्छा, ये r को हम बाहर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि r दूरी है, त्रिज्या है,
और त्रिज्या हमेशा कांस्टेंट रहती है, इसलिए कांस्टेंट क्वांटिटी को हम बाहर निकाल लेते हैं, तो ये 1/r को हमने बाहर निकाल लिया। अब देखिए डी ओमेगा बाई डी टी किसके बराबर है, अल्फा के। अब dv बाई dt क्या बन गया, त्वरण। ठीक है, तो यहां से a की वैल्यू क्या आ गई, तो किस किस में संबंध आ गया, ये तो रेखीय त्वरण और ये कोणीय त्वरण, तो a इक्वल्स टू आर अल्फा, ये रेखीय त्वरण और कोणीय त्वरण में आपके संबंध आ गया। अगर इसे हम सदिश रूप में लिखते हैं तो वेक्टर ऑफ a इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर। ठीक है, तो हमने सदिश रूप में लिख दिया वेक्टर a इक्वल्स टू अल्फा क्रॉस आर। अल्फा क्रॉस आर, आर क्रॉस अल्फा ने लिखे इसको, अल्फा क्रॉस आर होगा। ओके, तो इसको भी थोड़ा सा चेंज कर लें। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, देखिएगा। अब इन क्वेश्चंस में हम संवेग संरक्षण नियम भी देख लेंगे और दूसरे क्वेश्चंस भी देखेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, 100 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी तोप में 0.020 किलोग्राम का गोला दागा जाता है। ठीक है, तो तोप का द्रव्यमान कितना है, सौ किलोग्राम, और इस तोप से कितने किलोग्राम का गोला दागा जाता है, 0.020 किलोग्राम का। ठीक है, यदि गोले की चाल कितनी है, 80 मीटर पर सेकंड, तो आपको तोप की चाल ज्ञात करनी है। तोप की चाल क्या होगी, ठीक है। तो अब यहां पर हम थोड़ी देर के लिए सोचेंगे, तोप और गोला दोनों मिलकर एक तंत्र बन रहा है। संवेग संरक्षण नियम ये कहता है कि अगर संवेग संरक्षित है तो पूरे का पूरा तंत्र का जो संवेग होगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, तो हम यहां पर अप्लाई करते हैं संवेग संरक्षण नियम। तो संवेग संरक्षण नियम में हम कहते हैं यहां संवेग संरक्षण से एम तोप वी तोप, संवेग एम वी होता है प्लस एम गोला वी गोला बराबर 0, तभी तो संवेग संरक्षित होगा। तो अब एम तोप कितना, 100, वी तोप निकालना है प्लस एम गोला 0.020 और वी गोला कितना 80 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। तो वी तोप इक्वल्स टू -100। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो 0 से 0 कैंसिल, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.16 मीटर पर सेकेंड, माइनस में क्या आएगा 0.16 मीटर पर सेकेंड। तो ये कैसे आया, यहां पर माइनस क्यों आया, क्योंकि माइनस प्रतिक्षेप वेग यानी तोप के पीछे जाने का वेग, आगे जाने का वेग नहीं है, ये तोप के पीछे जाने का वेग है, तो माइनस आएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके 0 के बराबर कर देना है। हमने संवेग संरक्षण नियम में क्या कर रखा है, दोनों को बराबर कर रखा है, तो वैसे भी कर सकते हैं, वो भी सही है जो हमने कॉपी में कर रखा है, और ये भी सही है, दोनों तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विस्फोट में एक बम के 3 टुकड़े हो जाते हैं जिसके 2 टुकड़े परस्पर लंबवत हैं। ठीक है, यदि प्रथम टुकड़े का द्रव्यमान 2 किलोग्राम व वेग 12 मीटर पर सेकंड तथा दूसरे का द्रव्यमान 1 किलोग्राम व वेग 8 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 2 टुकड़े तो एक दूसरे के लंबवत हैं, एक का द्रव्यमान तो है 1 kg और जो चाल है वो है 8 मीटर पर सेकंड, दूसरे का द्रव्यमान है, दूसरे का द्रव्यमान कितना दे रखा है आपको 2 kg और जो वेग दे रखा है वो है 12 मीटर पर सेकंड। ठीक है, आपसे कहा गया है कि तीसरे टुकड़े का वेग दिया हुआ है आपको, जो तीसरा टुकड़ा है वो 20 मीटर पर सेकंड के वेग से गति करता है। ठीक है, तो उसके द्रव्यमान की आपको गणना करनी है, इसका द्रव्यमान निकालना है, यानी m3 फाइंड आउट करना है आपको। क्या फाइंड आउट करना है, m3। तो अब यहां पर सबसे पहले तो हम क्या करते हैं,
P1 और P2 निकाल लेते हैं। तो P1 निकाला, M1 V1, M1 कितना है आपका, जैसे सपोज दैट 1 × 8 ले लिया, तो 8 kg × मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब P2 लिया, आपने P2 लिया तो P2 क्या हो गया, M2 V2, M2 कितना है 2, चौबीस kg मीटर पर सेकेंड। अब P3 लेते हैं, P3 क्या होगा, तो इसके अंदर आपको सिर्फ V3 दिया हुआ है, M3 आपसे पूछा है। तो संवेग संरक्षण नियम से तो जब हम संवेग संरक्षण नियम लगाते हैं तो संवेग संरक्षण नियम में क्या होता है, कुल संवेग सदैव संरक्षित रहता है। ठीक है, कंप्लीटली जब हम निकालेंगे तो तीसरा अक्ष जो देखा जाए तो ये इन दोनों अक्षों के क्या है, परपेंडिकुलर। तो एक तरह से देखा जाए तो परिणामी हो गया। तो P3 इक्वल्स टू √ P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos 90, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो एक काम तो खत्म हो गया इसका। तो अब P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर बचा, तो P1 स्क्वायर कितना है आपका 8 kg, तो ये 8 का स्क्वायर हो गया, प्लस P2 कितना है आपका 24, ये 24 का स्क्वायर हो गया, और ये तो 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो अब 8 तो हो गया 64। ठीक है, 24 का स्क्वायर लेते हैं तो 24 का स्क्वायर कितना होता है 576। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो आएगा 640। कितना आएगा ये 640। और 640 को जब हम सॉल्व करते हैं तो यहां से जो P3 की वैल्यू आएगी 640, मतलब हो गया आपका 8√10। ठीक है, अब आपकी P3 कितनी आ रही है 20 M3। तो यहां से M3 आपने निकाल लिया। ठीक है, इसे अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर 4 से ये 2 टाइम, 4 से ये 5 टाइम। ठीक है, और √10 अगर हम निकालते हैं तो √10 की वैल्यू आती है √10 है आपका 3.16। √10 की वैल्यू आ रही है आपकी 3.16। ठीक है, तो इंटू 2/5। ठीक है, तो ये हो गया आपका 6.32 डिवाइडेड बाय 5। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 1.26 किलोग्राम। तो ये आपका M3 आ गया। क्या आ गया आपका ये M3 जो हमें निकालना है। तो इसमें बहुत सिंपल सा था कि दो पिंड थे, मतलब एक बम था, बम के विस्फोट हुए, 3 टुकड़े हुए, एक टुकड़ा इस डायरेक्शन में, एक टुकड़ा इस डायरेक्शन में, एक टुकड़ा इस डायरेक्शन में। इनका द्रव्यमान वेग आपके पास था, इनका द्रव्यमान वेग आपके पास था, और इसका सिर्फ आपके पास वेग था, द्रव्यमान आपको निकालना था। ठीक है, तो यहां से हमने सीधा सा फॉर्मेट लगा दिया और फॉर्मेट लगाकर इसे सॉल्व कर दिया। क्लियर? ओके, ठीक है। अब इसके बाद में एक टॉपिक आता है आपका अभिकेंद्रीय त्वरण। अभिकेंद्रीय त्वरण होता क्या है? अगर हम अभिकेंद्रीय त्वरण की बात करते हैं तो अभिकेंद्रीय त्वरण है केंद्र की ओर लगने वाला त्वरण। यानी जब किसी वृत्ताकार पथ में गति करते हुए कण पर बल लगे और वो बल अगर सदैव केंद्र की ओर लगे तो वो अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। और उस अभिकेंद्रीय बल के कारण से वेग में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। तो हम क्या लिखते हैं यहां पर, किसी वृत्ताकार पथ में कण की गति सदैव
केंद्र की ओर होती है जिसे अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। किसी वृत्ताकार पथ में कण का सदैव केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है, अब इस अभिकेंद्रीय बल के कारण से जो त्वरण उत्पन्न होगा वो त्वरण क्या कहलाएगा? अभिकेंद्रीय त्वरण। तो इस अभिकेंद्रीय बल के कारण उत्पन्न त्वरण अभिकेंद्रीय त्वरण कहलाता है। ठीक है, अब जैसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण को परिभाषित करते हैं, अभिकेंद्रीय त्वरण का हम फॉर्मूला निकालते हैं, तो हम क्या कहते हैं? सिंपल F इक्वल्स टू ma, ये हम जानते हैं, बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो A इक्वल्स क्या जानते हो आप? R अल्फा। तो M इक्वल्स क्या हो गया? mr अल्फा। ठीक है, यही हुआ। अब यहां पर हम ये कहते हैं कि जब हम अल्फा की बात करते हैं तो अल्फा क्या होता है? ओमेगा अपॉन टी, क्योंकि कोणीय त्वरण होता है कोणीय वेग में परिवर्तन की दर, यही होता है। ठीक है, तो यहां पर हम इसको ऐसे कर देते हैं कि r के नीचे t ले जाते हैं। अब ये r दूरी बटा समय वेग बन गया, तो ये क्या बन गया? mv ओमेगा। अब v को क्या जानते हो तुम? v इक्वल्स टू r ओमेगा, तो v की जगह r ओमेगा पुट कर दिया, तो ये क्या हो गया तुम्हारा? m ओमेगा स्क्वायर r। ठीक है, अब चाहो तो v की ओमेगा की वैल्यू को वापस रख दो, v बाय आर। ओमेगा को क्या लिख दो आप? v बाय आर यहां से। तो f इक्वल्स क्या हो गया? m v स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर। तो r से r कट गया, तो ये तो क्या आ गया तुम्हारा? एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये तो आ गया तुम्हारा अभिकेंद्रीय बल। F इक्वल्स टू क्या आ गया? एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल्स टू अभिकेंद्रीय बल। अब F का मान उठा के यहां रखो, तो m से m कट गया, तो A इक्वल्स क्या आ गया? तो ये क्या कहलाएगा? अभिकेंद्रीय त्वरण। तो इस तरह से हम लोग कोणीय और रेखीय राशियों में संबंध स्थापित करके अलग अलग चीजों को हम देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां तक देखिएगा बेटा वीडियोस और कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू।